बात 1822 की है, जब हेनरी विलियम स्लीमन को कंपनी सरकार द्वारा नरसंहारपुर जिले का मजिस्ट्रेट बना के भेजा गया। उस समय विलियम हेनरी स्लीमन की उम्र 34 वर्ष की थी। स्लीमन बाकी अंग्रेजी अफसरों की तरह नहीं था, जो दिन भर दफ्तर में बैठे और शाम होते ही पेट भर के शराब पिए। स्लीमन को हिंदुस्तानी भाषा आती थी और वो हमारे तौर तरीकों को भी समझता था। तो बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान की सड़कें ऐसी नहीं थी जैसा कि अभी। उस समय सड़कें कच्चे होते थे और अधिकांश सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरते थे, जिसमें लुटेरे और डाकुओं का खतरा बना रहता। लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर आते, शोर मचाते हुए और मुसाफिरों के बीच मारकाट करते और उनके माल को लूट के चले जाते और उनके लाशों को वहीं छोड़ जाते सड़कों पे, जिससे आसपास के गांव और जमींदारों को पता लग जाता कि फला गांव में आज डाका पड़ा है और लोगों के बीच खौफ का माहौल बन जाता। लेकिन मैं आज आपको लुटेरे और डाकुओं की कहानी सुनाने नहीं आया। आज मैं आपको हिंदुस्तान के ठगों की कहानी सुनाने आया। तो आइए चलते हैं, कहानी शुरू कर। विलियम हेनरी स्लीमन के दफ्तर में एक मामला सामने आने लगा। मामला ये था कि ना लूट मच रही थी, ना खून खराबा हो रहा था, लेकिन सड़कों से मुसाफिर गायब हो रहे और गायब भी ऐसे जैसे गंजों के सिर से बाल, एकदम नेचुरल तरीके से। सुबह मुसाफिर घर से निकलते और शाम के उनके नामो निशान गायब, किसी को पता नहीं चल रहा था। स्लीमन जब रजिस्टर खोलता है तो वह एक पैटर्न नोटिस करता है। अधिकांश वे लोग गायब हो रहे थे जो अंग्रेजी फौज में सिपाही थे। वे सिपाही जो साल भर ड्यूटी किया करते थे और साल भर बाद जब उन्हें छुट्टी मिलती थी तब वह साल भर की अपनी तनख्वाह, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और हुंडी होते थे, हुंडी के आजकल की भाषा में आप हम लोग कह सकते हैं एक बैंक का चेक, वो साथ में लेकर जाते थे। और सिपाही कानपुर और मेरठ के छावनी से निकलने से पहले वो अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिख देता था कि मैं अगले हफ्ते तक घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वे कभी घर नहीं। सबको लगता था कि सिपाही पैसे लेकर कहीं और भाग गए। इधर अंग्रेजी अफसर उन सिपाहियों के नाम के आगे लाल स्याही से डिजर्टर लिख देता था, भगौड़े लिख देता था, और सबको ये लगता था कि ये सिपाही जो है पैसे लेकर कहीं और भाग गए। लेकिन हेनरी स्लीमन इस बात को मानने से इनकार करते थे। उनको लगता था कि एक सिपाही भाग सकता है, 2 सिपाही भगौड़े हो सकते हैं, सैकड़ों सिपाही भगौड़े। फिर स्लीमन ने पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए और हर सिपाही के घर जाने वाले रूट के मैप बनवाया और उसमें उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि अधिकांशतः वो सिपाही गायब हो रहे थे जिनके पास नगद राशि होती थी, नगद पैसे होते थे। लेकिन इस नक्शे से गुत्थी सुलझने वाली तो थी नहीं। तो हेनरी स्लीमन ने उन इलाके के जमींदार, कोतवाल और थानेदार को बुलाया पूछताछ के लिए। जब उनसे पूछताछ की गई तब वो कहते हैं, साहब हमारे के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब, हमारे के यहाँ लूट मार नहीं होती साहब, हमारे के यहाँ बहुत शांति। उनके जवाबों को सुनकर स्लीमन समझ चुका था कि इस अपराध में ये सारे बराबर के हकदार हैं। जब स्लीमन को वर्दी वालों से सच्चाई की पता नहीं चली तब उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपने सबसे समझदार और भरोसेमंद आदमियों को भेजा। कहाँ भेजा? सड़कों के किनारे बने सराइयों में, अमराइयों में, जहां व्यापारी, सौदागर और मुसाफिर रुक के आराम किया करते थे। वहां भेजा जहां बंजारे और सौदागरों के बीच इन लोगों ने खाक छानी और ये पता लगाने की कोशिश की कि मुसाफिरों के गायब होने के पीछे आखिर कारण क्या है। तभी इनके कानों में उड़ते हुए एक शब्द सुनाई देता है। बंजारे जो जंगलों के आदि हुआ करते थे, वो आग तापते हुए एक शब्द बोलता है, एक नाम लेता है, वैसा नाम जिसे लेने से पहले वे अपने आसपास देखते हैं कि कहीं कोई उसकी बातों को सुन तो नहीं रहा। वो नाम था फांसीगर, अर्थात वे जो फांसी देते थे। और इनका हथियार कोई लोहे का नहीं था, इनका हथियार होता था एक सूती का कपड़ा जिसे ये लोग रुमाल कहते थे। अब हेनरी स्लीमन के सामने पिक्चर थोड़ा क्लियर होने लगा था कि सड़कों के किनारे एक ऐसा संगठन है जो लोगों के साथ दोस्ती करता है, साथ में खाना खाता है, अपना दुख दर्द बांटता है और रात के अंधेरे में बिना आवाज किए उनके मौत को घाट उतार देता है। लेकिन विलियम हेनरी स्लीमन के मन में अभी भी कुछ प्रश्न अटक रहे थे कि हजारों लोग गायब हुए हैं तो उनकी लाशें कहाँ गई? अगर उनकी लाशें को दफनाया भी गया है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां इतनी सारी लाश दफन और इसकी खबर किसी को नहीं? और जल्द ही स्लीमन को इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो इस आम के बगीचे की कहानी मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।